हेलो बच्चों, कैसे हो? मैं हूं यशवंत और आप देख रहे हैं ऑनलाइन ज्ञान। मैं लेके आया हूं क्लास 5 का चैप्टर नंबर 1 जो कि है साइंस से। चैप्टर नंबर 1 का टाइटल है या इसका हेडिंग है ग्रोइंग प्लांट्स। तो आई होप कि ये चैप्टर आप लोग जैसे ही सेशन की शुरुआत हो रही है तो ये चैप्टर पढ़ना आप लोग काफ़ी पसंद करेंगे। तो मैं लेके आ गया आप लोगों के लिए बहुत ही इंटरेस्टिंग वे में इस चैप्टर को हम लोग कंप्लीट करेंगे और मैं कोशिश करूंगा कि इसी वीडियो में आपका ये पूरा चैप्टर कवर हो जाए, राइट। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हुए हम लोग टॉपिक पे चलते हैं और सीधे अपने चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। ग्रोइंग प्लांट्स यानी बढ़ते हुए पौधे, राइट स्टूडेंट्स। ग्रोइंग प्लांट्स को आपने देखा होगा, प्लांट धीरे धीरे ग्रो करता है। कभी प्लांट छोटा होता है, धीरे धीरे ग्रो करके वो मैच्योर हो जाता है। तो हाउ प्लांट्स ग्रो एंड व्हाट आर द नेसेसरी रिक्वायरमेंट्स फॉर अ प्लांट टू जर्मिनेट और ग्रो, ये सबसे पहले हम यहाँ से शुरू करते हैं। यू कैन सी द टाइटल ग्रोइंग प्लांट्स, राइट। हाउ प्लांट्स ग्रो, प्लांट्स कैसे ग्रो करते हैं। तो प्लांट्स कैन ग्रो विद द हेल्प ऑफ मेनी थिंग्स, राइट। अब न्यू प्लांट्स ग्रो फ्रॉम, दीज आर द सम थिंग्स आई हैव रिटन हियर, सीड्स, root, stem, leaves and spore. These are some 4 main parts by the help of this. यानी कि कोई नया प्लांट है ना तो या तो सीड से ग्रो कर सकता है या फिर लीव से भी ग्रो कर सकता है। उसके स्पोर्स वगैरह भी जो उसमें होते हैं उससे भी ग्रो करता है। अब सवाल उठता है कि ग्रो करने के लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट होनी चाहिए, राइट। तो सबसे पहले हम लोग शुरू करेंगे सीड से। हाउ प्लांट्स ग्रो, तो प्लांट्स ग्रो फ्रॉम द न्यू प्लांट्स फ्रॉम सीड, रूट्स, स्टेम, लीव्स एंड स्पोर्स। इन सभी चीज़ों से ये न्यू प्लांट, एक नया प्लांट ग्रो कर सकता है, राइट। अगर हम सबसे पहले सीड की बात करते हैं तो सीड से जनरली 90% ऑफ प्लांट्स जो होते हैं ना वो सीड से ही ग्रो करते हैं। यू कैन सी इमेज ऑफ अ सीड, यू कैन सी हियर, ये इमेज है सीड का और इसी सीड की हेल्प से 90% से ज़्यादा प्लांट्स ग्रो कर सकते हैं। आप देख रहे हो सीड के बहुत सारे पार्ट्स हैं, ध्यान से देखो। आप देख सकते हो बेबी है सीड के अंदर, राइट, बेबी प्लांट है, सीड कोट है, हेलियम है, एम्ब्रो है, ये सब चीज़ें प्लांट सीड के अंदर होती है। बेबी प्लांट को फूड कहाँ से मिलता है? सीड से। बेबी प्लांट डेवलप कहाँ पे होता है? तो उसके एम्ब्रो के अंदर। अब हम किसी सीड को अगर उसके लिए मनचाहा इसी सीड को अगर उसको एक्चुअल रिक्वायरमेंट के अनुसार जो भी चीज़ें चाहिए, जैसे उसे एक्यूरेट अमाउंट में अगर हम वाटर देते हैं, सनलाइट देते हैं, उसे अगर अच्छे से हवा भी मिलती है, सॉइल भी उसे अच्छी वाली मॉइस्चर वाली सॉइल मिले, सॉइल के अंदर अमाउंट ऑफ वाटर बहुत अच्छे से हो, तो प्लांट क्या होगा? सीड धीरे धीरे जर्मिनेट होगा और जर्मिनेट होके एक बहुत अच्छा खासा पौधा बन जाता है। तो दैट प्रोसेस इज कॉल्ड जर्मिनेशन ऑफ अ सीड। हम क्या बोल सकते हैं? अ प्रोसेस इन विच अ सीड ग्रो इनटू अ न्यू प्लांट इज कॉल्ड जर्मिनेशन। वेरी सिंपल। और भी डिफिनीशन आपको मिलेंगे जैसे कि अ सीड टू सीडलिंग इज कॉल्ड जर्मिनेशन, ओके। लेकिन आपको बहुत ईजी याद रखना है, व्हेन अ न्यू प्लांट ग्रोन फ्रॉम अ सीड इज कॉल्ड जर्मिनेशन विद द हेल्प ऑफ सनलाइट, एयर, वाटर। आप सभी चीज़ें आप बोल सकते हैं। ये आप इमेज में भी देख सकते हो, जर्मिनेशन का प्रोसेस मैंने दिखाया भी कैसे जर्मिनेट होता है, राइट। अब सीड है ना, सीड के पास, सीड के साथ एक और दुर्दशा उसकी होती है भाई। सीड है ना तो सीड को सभी लोग एक जगह रहने ही नहीं देते हैं, उसके पीछे हवा, पानी, जानवर, हम लोग सभी लोग उसके पीछे रहते हैं कि नहीं ये सीड है ना तो यहाँ पे नहीं रहेगा, इसे उठा के कहीं दूसरे जगह लेके चले जाओ, राइट। अगर बहुत सारे सीड एक ही जगह हो जाएं, जैसे कि अगर मैंने कहीं पे सीड फेंक दिया, सो कर दिया, कहीं पे लगा दिया 8-10 सीड, तो आप देखेंगे वहाँ पे 10 प्लांट नहीं निकल आते हैं, वहाँ पे 2 या 3 ही प्लांट ग्रो करते हैं। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि सभी सीड को ग्रो करने के लिए एक प्रॉपर स्पेस चाहिए होता है, जगह चाहिए होती है, तभी वो प्रॉपरली ग्रो करते हैं। खेतों में भी अगर हम सीड डालते हैं ना तो कुछ ऐसे फेंकते भी हैं तो कुछ दूरी पर जाके गिरता है। हम घर में भी अगर सीड के माध्यम से प्लांट लगाते हैं तो कुछ स्पेस रखते हैं। यहाँ पे मैं बताने वाला हूँ डिस्पर्सल के बारे में। डिस्पर्सल मतलब होता है प्रसार, एक जगह से दूसरे जगह जाना। तो सीड बेसिकली एक जगह से दूसरे जगह डिस्पर्स हो जाता है, लेकिन वो अकेले नहीं होता है, उसके पीछे बहुत सारे लोगों का हाथ होता है। जैसे कौन कौन होते हैं? एक तो भाई साहब हैं विंड, राइट, विंड का भी हाथ है, वाटर, एनिमल, एक्सप्लोजन, बहुत सारे लोग। हवा तेज चलती है, मान लो कहीं पे सीड है, यहाँ पे गेहूं का बहुत ज़्यादा सीड रखा हुआ है, हवा तेज चली, गेहूं के बहुत सारे सीड दूसरे जगह चले गए। सबसे बेस्ट एग्जांपल कॉटन प्लांट्स, कॉटन सीड होता है, डंडेलियन होता है, वो हवा के साथ हवा तेज बहती है तो उसके सीड फ्लाई करके दूसरे जगह जाके गिर जाते हैं, और दूसरे जगह जाके अगर गिरते हैं, अगर वहाँ पे उनको अगर प्रॉपर अमाउंट ऑफ वाटर, एयर सब चीज़ मिला, आप देख सकते हो
यहाँ पे इमेज में दिख रहा है आपको कॉटन प्लांट, तो उन्हें क्या होता है वहाँ पे वो फिर से ग्रो कर जाएंगे। ऐसे ही डिस्पर्सल और भी वाटर के थ्रू भी होता है डिस्पर्सल। जैसे कोकोनट प्लांट है, तो कोकोनट का जो फ्रूट्स होता है अगर वो नीचे गिरता है तो वो पानी के साथ अगर डिस्पर्स होकर कहीं दूसरे जगह चला गया, अगर वो वहाँ पे मैंग्रोव्स वाली मतलब कीचड़ वगैरह है उसको अगर एक्यूरेट अमाउंट मिल जाता है तो वहाँ पे एक नया प्लांट ग्रो कर जाता है। तो इसी तरह से डिस्पर्सल एनिमल्स भी करते हैं। बहुत सारे ऐसे एनिमल हैं जो फ्रूट्स खा रहे हों या कुछ और खा रहे हैं, जैसे कि यहाँ पे देखो ये एनिमल्स को ये फ्रूट्स खा रहा है और ये फिर जब ये दूसरी जगह जाएगा इसी फ्रूट्स को फेंक देगा। इसके अंदर जो सीड है वो सीड क्या होगा, धीरे धीरे ग्रो करके नया प्लांट हो सकता है। एक्सप्लोजन, इट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एक्सप्लोजन मतलब विखंडन, फट जाना। आपने देखा होगा मटर के दाने जब वो पूरी तरह से मेच्योर हो जाता है, आप देखो ये पूरी तरह से पक गया है, तो धीरे धीरे जब ये पूरी तरह से मेच्योर हो जाएगा तो जब ये फटेगा ना तो इसके सीड कुछ दूर फट के चले जाते हैं, जिसके कारण होता है क्या है कि उसका भी डिस्पर्सल हो जाता है। डिस्पर्सल मीन्स प्रसार, यानी वी कैन से दैट कि बाय द प्रोसेस ऑफ डिस्पर्सल सीड कैन ट्रांसफर फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस, यहाँ से दूसरे जगह जा सकता है। तो दैट इज कॉल्ड डिस्पर्सल एंड दीज आर कॉल्ड द एजेंट ऑफ डिस्पर्सल। हु आर द एजेंट्स? कौन है? विच आर द एजेंट्स? विंड्स, वाटर, एनिमल्स, एक्सप्लोजन। These are the agents of dispersal, my dear students. अब हम आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं, रूट्स। नया प्लांट सीड से भी ग्रो होता है, राइट? नया प्लांट रूट से भी ग्रो होता है। वी कैन से दैट बीट रूट, अगर हम बीट रूट को ग्रो करना चाहते हैं ना तो फिर से बीट रूट का हम लोग रूट ही लगाते हैं, और रूट अगर हम लोग लगाएंगे तो उससे एक नया प्लांट हमें मिल जाता है, राइट? उसके बाद बात करते हैं स्टेम। जैसे पोटैटो, यू कैन सी हियर पोटैटो। पोटैटो इज ए स्टेम एंड वी ईट, क्या खाते हैं इसका? स्टेम ही खाते हैं। अगर हमें पोटैटो ग्रो करना है तो आप देख सकते हैं पोटैटो के स्टेम को ही लगाते हैं। रोज प्लांट आपने देखा होगा, गुलाब, राइट? रोज क्या है? रोज के भी स्टेम को अगर हम कट करके कहीं लगा दें तो फिर से एक नया प्लांट ग्रो कर जाता है। तो दीज आर कॉल्ड स्टेम, यानी कि न्यू प्लांट बाय स्टेम। न्यू प्लांट कैन ग्रो बाय स्टेम ऑल्सो, राइट? उसके बाद अगर हम बात करते हैं नेक्स्ट टर्म पे आते हैं, लीव्स एंड स्पोर्स। लीव्स एंड स्पोर्स, पत्तियां और स्पोर्स। लीव्स तो आप समझते हैं जैसे कि बायरोफाइलम हैंग, उसके लीव्स को अगर हम लोग उससे भी नया प्लांट ग्रो कर सकते हैं। यू कैन सी द इमेज हियर, राइट? ओके, बिंगोनिया है, ये भी, इसके भी इमेज को आप देख सकते हो। लेकिन पोर्स क्या होता है? पोर्स इज अ वेरी टीनी सीड्स, बहुत छोटे छोटे सीड्स होते हैं, लेकिन जैसे आप उसे टच करोगे ना, यू कैन सी हियर, वो पूरी तरह से पाउडरी हो जाएगा, यानी कि पूरी तरह से जैसे पाउडर होता है ना भुरभुरा, वैसा हो जाता है। यू कैन सी हियर, राइट? तो इन सब से भी न्यू प्लांट ग्रो कर सकता है। तो अ न्यू प्लांट कैन ग्रो फ्रॉम मेनी पार्ट्स, राइट? रूट, स्टेम, ओके, लीव्स ऑल्सो, पोर्स ऑल्सो। समझ रहे हो ना मेरी बात को आप लोग? आपको पता चल रहा होगा। तो इस तरह से नया प्लांट ग्रो कर सकता है। मोस्टली प्लांट ग्रोन बाय सीड, ओके। तो दीज आर सम एग्जाम्पल्स। अब अगर हमने चलो हमने प्लांट्स को लगा लिया, बहुत सारे लोग क्या करते हैं, जो प्लांटेशन करते हैं वो लार्ज स्केल पे करते हैं, बहुत ज़्यादा क्रॉप आना। जैसे कि हम गेहूं का एक पौधा नहीं उगाते हैं, हमें अगर व्हीट चाहिए तो लार्ज स्केल पे चाहिए, ताकि उससे हमारा मतलब जो एवरेज यूज है वो एक प्लांट से तो काम चलेगा नहीं, बहुत ज़्यादा स्तर पे खेती करनी होती है। तो वी कैन से दैट व्हेन वी ग्रो अ प्लांट ऑन लार्ज स्केल, दैट इज कॉल्ड एग्रीकल्चर। यू कैन सी हियर, चाहे वीट का हम एग्रीकल्चर में अगर हम चाहे वो गेहूं की खेती कर रही हो, चाहे धान की खेती कर रहे हो, या किसी और चीज़ की वेजिटेबल्स की कर रहे हो, दैट इज कॉल्ड एग्रीकल्चर, राइट माय डियर स्टूडेंट्स? एंड यू कैन सी एग्रीकल्चर में भी बहुत सारे प्रोसेस होते हैं। द वेरी फर्स्ट प्रोसेस, हमें प्रॉपर सीड ढूंढनी होती है जिसको हम प्लांट करेंगे। सॉइल को सबसे पहले तैयार करना होता है। वी मस्ट प्रिपेयर सॉइल ऑल्सो, ताकि उसमें हम लोग सीड को सो कर सकें। मिट्टी अच्छे से तैयार हो गई, फिर हम चेक करेंगे उसमें नमी है कि नहीं। फिर उसके बाद हम उसमें क्या ऐड करते हैं, वी ऐड, उसमें हम ऐड करते हैं मैन्योर, खाद वगैरह ऐड करते हैं। यू कैन सी हियर, ताकि वो प्लांट अच्छे से ग्रो करेगा। जब प्लांट पूरी तरह से ग्रो कर जाता है, मैच्योर हो जाता है, तब उसकी हार्वेस्टिंग की जाती है। हार्वेस्टिंग मतलब कटाई। हार्वेस्ट करके घर में आता है, फिर हम उसको स्टोर करते हैं। स्टोर इन द सेंस कि उसे एक जगह इकट्ठा करके रखते हैं, ताकि हम लोग उसको फ्यूचर में यूज कर सकें। तो दैट इज कॉल्ड स्टोरेज। अब ये इतना सारा प्रोसेस करने पे हम क्या करते हैं, दैट इज कॉल्ड एग्रीकल्चर। इतने सारे प्रोसेस होते हैं, यू कैन सी हियर, दैट इज कॉल्ड एग्रीकल्चर।
अब हमने खेती तो शुरू कर दी, लेकिन खेती के भी कुछ प्रॉपर मंथ्स होते हैं कि हम इस महीने इस चीज़ की खेती करेंगे। अभी आप देख रहे होंगे, अगर आप मेरा वीडियो समर सीजन में देख रहे हो और ये अगर अप्रैल में देख रहे हो, तो अभी अप्रैल का महीना आप अपने आसपास देख रहे होंगे कि गेहूं की कटाई हो रही है, राइट। हार्वेस्टिंग हो रही है बहुत ज़्यादा, खास करके गांव वगैरह में, गंवई क्षेत्र में बहुत सारे बच्चों को दिखने को मिलता होगा, राइट। तो ये जो है, इसकी खेती कब हुई होगी? तो आप सिंपल सा इसका आंसर है कि इसकी खेती ठंडी के मौसम यानी कि अक्टूबर नवंबर के आसपास हुई होगी। तो जो फसल हम लोग विंटर सीजन में अक्टूबर नवंबर के आसपास ग्रो करते हैं और फिर उसकी हार्वेस्टिंग अप्रैल में करते हैं, और ये क्या है? गेहूँ है। तो गेहूँ को हिंदी में रबी भी बोलते हैं, याद रखने का बेहतरीन तरीका है, गेहूं को रबी बोलते हैं। तो रबी, गेहूं के साथ जितने सारे फसल्स को उगाया जाता है उन सबको हम लोग रबी क्रॉप्स बोलते हैं, रबी क्रॉप्स, राइट। ये वीट के साथ ग्रो होते हैं, राइट, मतलब उसी सेम सीजन में, ऐसा नहीं कि गेहूं के साथ खेती करते हैं, सेम सीजन में। और अगर हम लोग खरीफ की बात करें तो यहाँ पे मई जून के वगैरह में उसकी खेती होती है, धान की खेती। और उस सीजन में जितने सारे और प्लांट और एग्रीकल्चर हम लोग करते हैं, और चीज़ों का प्लांटेशन करते हैं, और क्रॉप्स उगाते हैं, उन सबको हम लोग खरीफ क्रॉप बोलते हैं। और इसकी हार्वेस्टिंग कब होती है? जब अक्टूबर यानी कि दुर्गा पूजा वगैरह के बाद, दीपावली, उस टाइम के बाद इसकी हार्वेस्टिंग होती है। तो क्रॉप्स आर टू टाइप्स, रबी क्रॉप्स एंड खरीफ क्रॉप्स। ओके, याद रखने का बहुत बेहतरीन तरीका, रबी क्रॉप्स यानी जब हम लोग गेहूं यानी वीट की खेती करते हैं उस टाइम जितने सारे फसल उस सीजन में होते हैं रबी कहलाते हैं। और जब हम धान की खेती करते हैं यानी पैडी वगैरह जब प्लांट करते हैं उस टाइम जितने सारे फसल वगैरह क्रॉप्स हम लगाते हैं वो उसे हम लोग क्या बोलते हैं? खरीफ क्रॉप बोलते हैं। दोनों की इमेजेस मैं आपको दिखा देता हूँ, रबी क्रॉप्स और ये है खरीफ क्रॉप्स। तो बेसिकली इस चैप्टर में इतना मैंने बताया कि आप बहुत सारी चीज़ों को मोटा मोटी कवर कर सकते हैं, राइट माय डियर स्टूडेंट्स। और अगर आपका इस चैप्टर से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन है, कुछ नहीं समझ में, आप चाहते हैं कि उस पर मैं एक और वीडियो बनाऊं या और उस टॉपिक को अच्छे से समझाऊं, तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर पोस्ट कीजिएगा अपना क्वेश्चन या अपना डाउट। और अगर आप मेरे चैनल पे नए आए हैं और इसी तरह के वीडियो और चाहिए तो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब और प्रेस करेंगे बेल आइकन को, ताकि जब नेक्स्ट वीडियो आए तो आपको मिलते रहे। अब आज का होमवर्क आप बहुत आसानी के साथ कर सकते हैं, नोट करें और होमवर्क को भी पोस्ट कर सकते हैं यहाँ पे कमेंट बॉक्स में, राइट। तो होमवर्क इज what is agriculture? What is agriculture, my dear student? Okay, तो post your answer in comment box. See you soon in the next video. तब तक पढ़ाई करते रहिए, मस्त रहिए, खेलते रहिए, मुस्कुराते रहिए। See you soon. Thank you very much. Bye bye students.